जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है एक्स पाकी मिनिस्टर ट्राइंग एंड वांट्स मोदी टू नॉट विन इंडिया। वो कौन है पता है दोस्तों आपको? इमरान खान की सरकार जो थी, पीटीआई पार्टी, मैं बात कर रहा हूँ पीटीआई, उसकी पार्टी का नाम था। उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक मंत्री था जिसका नाम था फवाद चौधरी। उसका शब्द है ये, वो तो रोएगा। उसको उसकी वीडियो दिखा दो यूट्यूब में, पड़ी है, जो रोड पे सड़कों पे पुलिस वालों ने दौड़ा दौड़ा के पीटा था। वो वाली वीडियो उसको भेज दो ना कोई दोस्तों, आप फ्री हो तो यूट्यूब में जाके एक बार भेज दो उसको। उसके पहले दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। इंतखाबी मुहिम को पाकिस्तान पर हसर सराई का सहारा बना लिया। एक रैली से खिताब में इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान के सियासतदान इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी की दुआएं मांग रही हैं। इससे पहले भी फवाद चौधरी ने नरेंद्र मोदी की मुस्लिम दुश्मनी और हर्जा सराई पर तनकीद की है। फवाद चौधरी साहब ने एक बार फिर जो है वो मोदी जी को लेकर जो है वो अपनी एक वीडियो उन्होंने शेयर की है। हिंदुस्तान के अंदर बाकी जो मुसलमान हो, इस वक्त जिस किस्म की कट्टरपंथी आइडियोलॉजी का सामना कर रहे हैं, जिस किस्म के जुल्म और तशद्दुद का सामना कर रहे हैं, वहां की जो बाकी मिनॉरिटीज जिस किस्म की इस वक्त हालात का सामना कर रही हैं, ये बहुत जरूरी है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन में शिकस्त खाएं। और पाकिस्तान में हर शख्स ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी ये शिकस्त खाएं। जो अभी तक आ रहे हैं इंडिया में, उसमें तो यही लग रहा है कि बीजेपी बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है और वो जीत जाएगी। मुझे कोई खास बेहतरी पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में अगर बीजेपी हुकूमत बनाती है कोई खास नजर नहीं आती। जब हम कंपैरिजन जो करते हैं जिन दो कंट्रीज के बीच, उसमें एक कंट्री अपने अगले 6 माह की प्लानिंग करता है, पाकिस्तान, और उसके पैरेलल जब उसका हमसाया कंट्री 1000 साल की प्लानिंग कर रहा होगा तो जाहिर है कि वो बात नाकाबिले यकीन होगी, अनबिलीवेबल होगी। इलेक्शन भी हो जाते हैं, वो एक डगर पे चल पड़ते हैं, वो अपनी डेमोक्रेसी की कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करते हैं। हम नहीं रिस्पेक्ट करते, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की परवाह नहीं की, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और अगर लोग जमहूरियतें आई भी हैं कहीं पे तो उनको हमने उड़ा के पछाड़ दिया। वही आइंदा आने वाले 5 सालों के लिए भारत में मरकजी हुकूमत बनाएगी, और इस बार भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंतखाबात में जाहिर नारे के साथ रहे हैं कि अब की बार 400 पार। मोदी जी को जिताया ना जाए, ये कहना आपका बहुत अजीब सी बात है। और एक तरह से आप किसी दूसरे मुल्क में इंटरफेयर कर रहे हैं, उनके इलेक्शन में उनके जो वोटर्स हैं उनको आप अपनी तरफ से कोई गाइडलाइन देने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेरा ख्याल है आपको शोभा नहीं देती। ये बात आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व मिनिस्टर, इमरान खान के दौर में मिनिस्टर रहे हुए फवाद चौधरी, डब्बू भी लोग इनको कहते हैं, पता नहीं कैसे पाकिस्तानियों ने इनका नाम डब्बू रख दिया। ठीक है, इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो वो पाकिस्तान के लिए सही नहीं होगा, इसलिए तो पूरा पाकिस्तान चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी इस बार हार जाएं। क्योंकि दोस्तों पता है, जब ये मिनिस्टर थे तो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने जिस तरीके से पाकिस्तान की जड़ें उखाड़ी थी, ठीक है, घर में घुस के मारना, इंटरनेशनल सतह पर इनको एक्सपोज करना, इनको एक आतंकवादी राष्ट्र के रूप में घोषित करवाना, इसके बाद फिर इनको FATF के ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट में डलवाना, ये सब डब्बू को जब ये मिनिस्टर थे तो बाकायदा याद है। इसलिए भाई ये तो ऑब्वियस सी बात है, पूरा पाकिस्तान चाहेगा ही कि नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की पार्टी सफल ना हो। लेकिन पाकिस्तान अगर चाहता है, पाकिस्तान की जनता अगर चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ना आए, तो इतने तो भारत के लोग जरूरी समझदार होंगे कि किसकी गवर्नमेंट आएगी वो हमने तय कर लिया है। लगभग आखिरी चरण का चुनाव है और अब तो गवर्नमेंट डिसाइड ही है कि कौन है कौन नहीं है। अधिकतर जो रिपोर्ट्स हैं उनके हिसाब से बीजेपी है। 400 पार का नारा है, मोस्ट प्रोबेबली 400 अगर नहीं भी पार होते हैं, 350 भी पार होते हैं, तो जैसा लग रहा है माहौल उस हिसाब से तो नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से आने वाले हैं और पाकिस्तान की बजाने वाले हैं अच्छे से। ये डब्बू अभी तो इसके 4 जून के बाद इसका शकल देख लेना होगा इस फवाद चौधरी का। मुकम्मल होने में 6 हफ्ते लगेंगे। ये इंतखाबी अमल 1 जून को मुकम्मल होगा और फिर 4 जून को नताई जाएंगे। जो भी पार्टी इस असेंबली से 273 नशिस्तें जीतने में कामयाब होगी, वही आइंदा आने वाले 5 सालों के लिए भारत में मरकजी हुकूमत बनाएगी। और इस बार भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंतखाबात में जाहिर नारे के साथ रहे हैं कि अब की बार 400 पार, जिसमें से बीजेपी ने खुद अपने लिए 370 नशिस्तें जीतने का टारगेट रखा है। नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की सरबराही में दाएं बाजू के इंतखाबी इत्तेहाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का मुकाबला 26 जमातों पर मुश्तमिल इंडिया नामी अपोजिशन इत्तेहाद से है, जिसकी इलेक्शन से पहले ही कई भारतीय रियासतों में हुकूमती इत्तेहाद के सामने पोजीशन काफ़ी कमज़ोर है। भारतीय मीडिया, पोल्स और सियासी तज्जियाकार इन इंतखाबात में नरेंद्र मोदी के तीसरी बार वजीर आज़म बनने की पेशगोई कर रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो वो जवाहरलाल नेहरू के बाद
3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनने वाले पहले सियासतदान होंगे। नरेंद्र मोदी ने अपने इंतखाबी जलसों में दावा किया है कि उनके पहले 2 अदवार सिर्फ एपेटाइजर थे, मेन कोर्स उनके तीसरे दौरे हुकूमत में पेश किया जाएगा। नरेंद्र मोदी अपनी इंतखाबी मुहिम में जहां अवाम को ये बता रहे हैं कि जिस वज़ीर आज़म ने भारत को चांद पर पहुंचाया, भारत में अरबों की सरमायाकारी दिलवाई, नए प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया, भारत की 80% हिंदू आबादी का हिंदू नेशनलिज्म का ख्वाब पूरा किया, तो वहीं ये खदशात भी पैदा हो रहे हैं कि क्या भारत उसी सिंगल पार्टी स्टेट की तरफ बढ़ रहा है जिसकी तरफ आलमी मीडिया इशारा कर रहा है। लेकिन इस सब के दौरान बातचीतकारों की राय में नरेंद्र मोदी ये इलेक्शन तो जीत जाएंगे, लेकिन उनके लिए अपने टारगेट और दावों के मुताबिक 400 से ज़ायद नशिस्तें जीतना मुश्किल होगा। हिंदू नेशनलिज्म जिसकी बुनियाद पर नरेंद्र मोदी ये इलेक्शन जीतकर तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने की उम्मीद जाहिर कर रहे हैं, वहीं यही हिंदू नेशनलिज्म नरेंद्र मोदी के लिए भारत की जनूबी रियासतों से जीतने में एक बड़ी रुकावट बन सकता है, क्योंकि इन जनूबी रियासतों में जहाँ शराय ख्वानदगी दूसरी रियासतों से ज़्यादा है, तो वहीं इन रियासतों में मजहबी नफरत अंगेज़ी कम और अपोजिशन इत्तिहाद की हुकूमत है। वॉइस ऑफ अमेरिका में सुहेल अंजुम के आर्टिकल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नारे यानी अब की बार 400 पार को अमली जामा पहनाने में सबसे ज़्यादा बड़ी रुकावट जनूबी रियासतें बन रही हैं। तमिलनाडु में कुल 39 सीटें हैं। जनूब की 5 रियासतों में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला और तेलंगाना में मुल्क की मजमूई आबादी का 20% हिस्सा रहता है। वहाँ कुल 131 सीटें हैं, जिनमें 2019 के इंतखाबात में बीजेपी को सिर्फ 30 सीटों पर कामयाबी मिली थी। तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश में इसे कोई सीट नहीं मिल सकी थी। इन 5 रियासतों में इस वक्त अपोजिशन जमातों की हुकूमत है। मुबसरीन के मुताबिक वहाँ के अवाम मजहबी असबियत से दूर हैं, इसलिए वहाँ राम मंदिर, सिटीजनशिप एक्ट और यकसा सिविल कोड का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि जनूब की दीगर रियासतों में सिटीजनशिप एक्ट यानी CAA के खिलाफ एहतजाज हुआ है। आर्टिकल के मुताबिक जनूबी रियासतों में बीजेपी की कम मकबूलियत के बावजूद वहां पर मौजूद अपोजिशन जमातें मोदी मुखालिफ जज्बात का अपने इंतखाबी अमल में फ़ायदा नहीं उठा सकी हैं। 26 जमातों पर मुश्तमिल इंडिया नामी अपोजिशन इत्तेहाद में से सिर्फ 2 जमातें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हुकूमत में शामिल हैं, जबकि अपोजिशन की दीगर जमातों में से कुछ जमातें बीजेपी के साथ हैं और कुछ तनहा इलेक्शन लड़ रही हैं। लेकिन बहरहाल उनका कहना यह है कि कट्टरपंथी जो है उसको खत्म होना चाहिए। तो फवाद चौधरी साहब, मुझे आपसे एक बात पूछनी है और यकीनन मेरा ख्याल है आपको उसके ऊपर भी अपना एक वीडियो क्लिप जो है वो बनाकर और पब्लिक में शेयर करना चाहिए, जैसे कि आपने ये किया है। हालांकि भारत में इलेक्शंस हो रहे हैं और भारत के इलेक्शंस में आपका ये कहना कि जी मोदी जी को हरा दिया जाए और उसके बाद चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे कोई XYZ हो, उसको जिता दिया जाए लेकिन मोदी जी को जिताया ना जाए, ये कहना आपका बहुत अजीब सी बात है। और एक तरह से आप किसी दूसरे मुल्क में इंटरफेयर कर रहे हैं, उनके इलेक्शन में उनके जो वोटर्स हैं उनको आप अपनी तरफ से कोई गाइडलाइन देने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेरा ख्याल है आपको शोभा नहीं देती। ये बात आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बहरहाल आप ऐसा कर रहे हैं। ये तो वहां के जो वोटर्स हैं, वहां की भारत की जो पब्लिक है, वो ज्यादा बेहतर बता सकती है कि वो किसको वोट करेगी और वो किसको वोट नहीं करेगी, वो किसके साथ है, किसके साथ नहीं है, उसको कौन सा अपना पॉलिटिशियन और कौन सा अपना लीडर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे चाहिए, ना कि आप यहाँ पाकिस्तान से बैठकर और आप उनको एडवाइस कर रहे हैं कि वो क्या करें वोटर और क्या ना करें। पाकिस्तान में सब कुछ चलता चला जा रहा है, लेकिन ये कट्टरपंथी जो है वो अनफॉर्चुनेटली फवाद चौधरी साहब आपको दिखाई क्यों नहीं देती। हालांकि आप बड़े एक फेमस किस्म के पॉलिटिशियन हैं और अगर आपको भारत में लोग इतना सुनते हैं, पाकिस्तान में इतना सुनते हैं, तो यकीनन आपका मैसेज कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी रहती है उसका भी भला हो। अगर आप दूसरों के ऊपर उंगली उठाते रहेंगे तो आप अपने ऊपर तो आप देख ही नहीं रहे कि यहाँ पर क्या चल रहा है। अभी आप इस वक्त भी अगर आप सोशल मीडिया को चेक कर लीजिए तो आपको पता लगेगा क्या हुआ। और ये सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले सरगोदा में जिस तरह से क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर अटैक किया गया, वहां पे लोगों को मारा पीटा गया, उनके घरों को, फैक्ट्रीज को, उनके ऑफिसेज को आग लगा दी गई। उससे पहले हमने देखा, कुछ टाइम पहले हमने देखा कि 20-21 चर्च जो थे वो जला दिए गए पंजाब में। तो सर वहां के लिए आपका हमने कोई वीडियो नहीं देखा, हमने आपकी कोई स्टेटमेंट नहीं देखी कि आपने आके कोई स्टेटमेंट दी हो, आपने कोई वीडियो बनाया हो और आपने कहा हो कि पाकिस्तान में जो कट्टरपंथी चल रही है, पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी के साथ हो रहा है, माइनॉरिटीज को जिस तरह से परेशान किया जाता है, जिस तरह से तंग किया जाता है, उस बारे में फवाद चौधरी साहब मुझे बड़ा अफसोस है कि मैंने कभी आपका कोई स्टेटमेंट नहीं देखा, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि आपने उनके लिए कोई वीडियो बनाई हो। दोस्तों ये डब्बू और फवाद चौधरी कई बार ट्वीट करके वीडियो बना करके इसने कहा कि नरेंद्र मोदी ना जीते इंशाअल्लाह, अल्लाहू अकबर, ये सब कई बार तो इसने डायरेक्टली राहुल गांधी जी को सपोर्ट किया। ठीक है, हालांकि राहुल गांधी जी को अगर देश के प्रति थोड़ा सा भी प्रेम है तो इनके जो बयान आते हैं उसको रिजेक्ट करने चाहिए। ठीक है, कि भाई तुम हमारे चुनाव में क्यों इंटरप्ट कर रहे हो।
ठीक है, पाकिस्तान के चुनाव में तो कोई भारतीय राजनेता ऐसे ट्वीट नहीं करता कि हम इमरान खान के साथ हैं, हम नवाज शरीफ के साथ हैं, लेकिन ये डब्बू, ये जो पूर्व मिनिस्टर रह चुका है पाकिस्तान का, वो सीधा सीधा कह रहा है कि हम राहुल गांधी के साथ है। अच्छा, एक बहुत अच्छा वाकया आया जब आप जो ये पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है, जो केजरीवाल जी इसको लीड करते हैं, तो केजरीवाल जी को जब समर्थन करते हुए इस फवाद चौधरी उर्फ डब्बू ने पोस्ट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार, चलो आपस में कोई भी मतभेद हो, आप पार्टी बीजेपी कांग्रेस, लेकिन जब इसको आप पार्टी को इसने समर्थन दिया फवाद ने, तो डायरेक्ट केजरीवाल साहब ने मना किया कि भाई तुम अपने पे ध्यान दो, हमारे देश में क्या हो रहा है ये हम देख लेंगे। ठीक है, यही सेम चीज राहुल को भी करनी चाहिए थी, राहुल गांधी जी को भी। ठीक है, कि फवाद चौधरी बोला भाई तू सपोर्ट करेगा हमें, ये भिखारिस्तान सपोर्ट करेंगे हमारे पार्टियों को। ठीक है, ये मतलब सभी पार्टियों का एक मत होना चाहिए कि भाई पाकिस्तान से अगर कोई सपोर्ट कर रहा है इट मीन्स कि वो भारत के बर्बादी के लिए सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, खास करके पाकिस्तान का मिनिस्टर वगैरह हो, अगर पाकिस्तान का मिनिस्टर राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहा है इट मीन्स कि वो चाहता है राहुल गांधी आए, पाकिस्तान को फ्री हैंड मिले और फिर से वो मुंबई अटैक और अटैक वगैरह और दहशतगर्दी भारत में फैले। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, कोई भी पार्टी आए, लेकिन पाकिस्तान की सिचुएशन जो है वो बद से बदतर ही होनी चाहिए और भारत से ट्रेड और किसी भी सूरत में भारत से कोई भी हेल्प पाकिस्तान भिखारिस्तान को नहीं मिलनी चाहिए। हर इंटरनेशनल सतह पे जैसे आज नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट पाकिस्तान को तोड़ रही है, वैसे ही हमेशा ये टूटते रहना चाहिए। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो मैं 100% कह रहा हूँ वो देश का गद्दार है। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। फवाद चौधरी साहब, अब जिस सरकार की भारत में वेट कर रहे हैं ना, जो सरकार बन के आएगी, उसके सपने कई सारे लोगों ने देखे थे, बट क्या करें, बुरी हालत है उसकी। ठीक है, मोदी साहब और क्या नाम, पप्पू साहब का नाम क्या है पूरा, राहुल गांधी साहब। ठीक है, उन दोनों में एक डिफरेंट बता दो। ये डिफरेंट ये है, मोदी साहब गुजरात में मुख्यमंत्री रहे करीबन 3 टर्म तक, 3 टर्म यहाँ पे निकाली, फिर भी उन्होंने जब प्रधानमंत्री का नामांकन हुआ, जो जहाँ से वो सीट पे खड़े थे, वो सीट गुजरात में नहीं थी, यूपी में थी। बात आई समझ में? वहाँ से मोदी साहब लड़े थे और वहाँ से जीते थे, जबकि राहुल गांधी साहब उसका जो गढ़ था वहाँ से नहीं, रायबरेली से टिकट लेते हैं। क्यों लेते हैं? उसको पता है राहुल साहब को इजी टू विन चाहिए, मोदी साहब को इजी टू विन नहीं चाहिए। समझ में आया क्या डिफरेंट? अभी देखो फवाद साहब, इतना दिमाग आपके पास नहीं है, रहने दीजिए। आपको जो आपके पुलिस वाले जो पिटाई करते हैं ना रोड पे, दौड़ा दौड़ा के, वही आपके लिए ठीक है। और आप जो बोलते हैं ना कि चांद तो जमीन से दिखता है, तो हमें वहां जाने की क्या जरूरत? हाँ, बस ये ऐसे आपके तो लिए साइंस सही है। हाँ। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि भाई हमारे भारत देश के नागरिकों को ऑलरेडी पता है, इसीलिए तो उसको वोट नहीं दे रहे हैं ना। और वो हमारा मुद्दा है कि हमें किसको लाना है, किसको नहीं लाना है। कांग्रेस आ जाएगी, 370 उसको वापिस लाए देंगे, बट ये पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन उन लोगों का प्लान वही है, क्योंकि इन शॉर्ट इन सारी बातों का एक ही जगह पे पॉइंट जो है वो स्टॉप होता है, वो है कश्मीर। अब मेरे को ज़्यादा भाषण नहीं करना है, क्योंकि इतना नॉलेज दिमाग में कहाँ से मैं भी लाऊं, क्योंकि राहुल गांधी साहब हमसे भी बड़े नॉलेजेबल पर्सन है, अच्छे से जानते हैं। वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।